एक बार फिर सभी विद्यार्थियों स्टूडेंटों का हमारे वीडियो क्लासेज में स्वागत है। अब आगे अपनी विषय वस्तु पाठ्यक्रम के अंतर्गत ध्यान देंगे। जैसा कि आप निरंतर विषय वस्तु के अंदर अध्ययन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी क्रम में हम आज अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका जो सरकार के अंगों के रूप में आप जानते हैं, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, सरकार के 3 अंगों के अंतर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो हमने अभी तक के क्लासेज के अंदर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को पढ़ चुके। अब आज न्यायपालिका को हम जानेंगे, समझेंगे, जो सरकार के तीसरे अंग के रूप में कार्य करती है। न्यायपालिका सरकार का महत्वपूर्ण अंग है और संवैधानिक व्यवस्था अनुसार न्यायपालिका को, देश की न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाया गया है, रखा गया है। ऐसी व्याख्या, विवेचना संविधान के अंदर की गई है। तो महत्वपूर्ण अंग है। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, साथ ही संविधान की भी रक्षा करना हमारे देश की मुख्य न्यायपालिका का ये कार्य है। इसीलिए संविधान के अंदर मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का भी संरक्षक जो है न्यायपालिका को ही माना जाता है। यानी देश की न्यायपालिका ही संविधान की संरक्षक है। नागरिकों के हितों और उनके अनहितों या उनके द्वारा किसी भी प्रकार के आए प्रकरण या समस्याओं का उचित निर्णय, समाधान, सुझाव जो है न्यायपालिका ही अंतिम निर्णय अपना देती है। और अपने देश की न्यायपालिका पर देश की जनता की पूरी आस्था है, विश्वास है। इसी कारण से न्यायपालिका को संविधान निर्माताओं ने भी स्वतंत्र और निष्पक्ष रखा है। तो इस प्रकार से इसे सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। तो हमारे देश की जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसका प्रमुख स्थान यानी स्थल कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। यह हमारे देश की सबसे बड़ी न्यायालय है और अंतिम न्यायालय है। अब इसके बाद जो भी फैसले होंगे वो फिर कहीं नहीं सुनाए जाएंगे। तो अंतिम बड़ी न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय को माना गया है। इसे ऐसा अधिकार एवं क्षेत्र दिए गए हैं, शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इसके संगठन व्यवस्था के अंदर। भारतीय न्याय प्रणाली के शीर्ष या उच्चतम न्यायालय को माना जाता है या कहा जाता है, जिसका प्रमुख केंद्र जो है, प्रमुख क्षेत्र जो है, जहां पर उच्चतम न्यायालय बनाई गई है, देश की राजधानी दिल्ली, तो दिल्ली में ही उच्चतम न्यायालय स्थित है। तो इस प्रकार से यह देश की शीर्ष न्यायालय है, सबसे बड़ी अदालत है। इसके अंतर्गत न्यायाधीशों की संख्या संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या की नियुक्ति कर सकती है। उनमें से जैसे अभी फिलहाल व्यवस्था है, एक मुख्य न्यायाधीश, एक चीफ जस्टिस और 29 या 30 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। तो एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं जो समय समय पर प्रकरण आने पर मामलों की सुनवाई करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस प्रकार आगे न्यायाधीश की नियुक्ति के समय उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो कुछ सामान्य योग्यताएं बताई गई हैं।
वह भारत का नागरिक हो, वह किसी राज्य उच्च न्यायालय में कम से कम 5 से 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त कर चुका हो, उसे किसी दायरे पर या किसी नियम धारा के अंतर्गत अयोग्य घोषित न किया गया हो। तो इस प्रकार से ऐसे सम्मानित प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय के अंदर मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, और इनकी सबकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से ये अध्ययन जानकारी बतौर बताई गई, ताकि आप लोग इस व्यवस्था को भली भांति जानकर समझकर याद रख सकें। अब आगे हम चलेंगे इसी क्रम के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, यानी उच्चतम न्यायालय की शक्तियां क्या हैं। तो इसके पॉइंट आउट दिए गए हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसके अंतर्गत ऐसे मामले या विवाद जो देश के अन्य न्यायालयों में नहीं जाते, केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही जाते हैं, तो ऐसे मामले जो हैं या ऐसा अधिकार जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत उदाहरण बतौर देखें, राज्यों के मध्य यदि विवाद है, संघीय सरकार या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद है, ऐसा विवाद जिसमें एक संघ शासन और राज्य के बीच का मामला है, या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई मतभेद है, तो ऐसे प्रकरण जो हैं सीधे उच्चतम न्यायालय में जाएंगे। मौलिक अधिकारों से संबंधित यदि विवाद है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जैसा कि बताया गया सर्वोच्च न्यायालय प्रतिबद्ध है, तो उसका भी जो निर्णय कार्यवाही समीक्षा होगी वो यहीं से उसका निर्णय होगा। फिर आगे अपीली क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय जो है एक अंतिम अपीली न्यायालय है, यानी कोई प्रकरण निचली अदालत से यदि आता है तो अंतिम निर्णय जो है सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत ही समाप्त होगा और वहीं से अंतिम निर्णय होगा, और उस निर्णय को वादी प्रतिवादी को दोनों पक्षों को अर्थात मान्य होना सुनिश्चित होता है। उस पर किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती। तो मामले जैसे कई प्रकार के होते हैं, संवैधानिक मामले, दीवानी मामले, फौजदारी मामले, अभिशेष अपीलों के आधारित कोई प्रकरण मामले इसके अंतर्गत आते हैं। परामर्श क्षेत्राधिकार। संविधान की धारा 143 के अनुसार यदि राष्ट्रपति किसी संवैधानिक या कानूनी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना चाहे तो वह ले सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन संबंधी यदि किसी विचार पर संसद या विधानसभाओं के मध्य निर्मित कोई विधि, कानून, निर्देश है या सरकारी कोई प्रकरण है, मामला है, तो ऐसे मामलों का पुनर्वलोकन करके उसे उच्चतम न्यायालय से सुलझाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय जो है आगे देखें, अभिलेख न्यायालय के रूप में भी इसे अधिकार और शक्ति प्राप्त है। अभिलेख यानी रिकॉर्ड। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी है। इसके अंतर्गत जो भी निर्णय, चुनौतीपूर्ण निर्णय, बड़े गंभीर निर्णय जो लिए जाते हैं, उनका बाकायदे प्रकाशन भी किया जाता है, ताकि पूरे देश की जनता ऐसे सुनाए गए प्रकरणों को सुन सके, समझ सके और उसके न्याय संगत बातों पर अमल कर सके। जैसे अभी फिलहाल में भारत की उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या जन्मभूमि मामले का निपटारा कराया। तो इस प्रकार से श्री राम जन्मभूमि जो विवादित भूमि के अंदर आता था, वो प्रकरण कई वर्षों से चल रहा था, तो उसका भी समाधान अंतिम रूप से किया गया। ये उदाहरण बतौर बात बताई जा सकती है। तो इस प्रकार से अभिलेख न्यायालय है और अपनी निचली अदालतों को सलाह मशविरा देने का भी कार्य उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आता है। अन्य कार्यों में अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण एवं जांच, या अधीनस्थ न्यायालयों के अंदर जो भी नियुक्तियां हैं उनका भी जांच पड़ताल करना और अपनी निचली अदालतों को समय समय पर सही दिशा निर्देश देना,
ये उच्चतम न्यायालय के प्रमुख कार्यों के अंतर्गत आता है और ऐसी न्यायपालिका को हमारे देश के संविधान के अंदर शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आपको सार संक्षिप्त रूप से आज हमने न्यायपालिका के बारे में बताया। हमें आशा, उम्मीद, विश्वास और अपेक्षा है कि आप इसे लाइक करेंगे और अपने जानकारी को बढ़ाने में इसका भरपूर उपयोग करेंगे और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को भी सही ढंग से हल कर पाएंगे। इसी आशा अपेक्षा के साथ हम अब अगले वीडियो क्लासेज में जानकारी देंगे, जो इसी पाठ विषय के अंतर्गत है, राज्य प्रशासन। यानी राज्य शासन के अंतर्गत प्रांतीय सरकारें किस प्रकार से बनाई जाती हैं, कार्य करती हैं, इसकी बतौर जानकारी हम प्रस्तुत करेंगे। आपसे भी अपेक्षा है नियमित वीडियो आप देखें और फेयर कॉपी में भी महत्वपूर्ण बातें प्रश्नात्मक रूप से लिखते चलें, ताकि समय समय पर आप घर पर अपने रिवीजन कर सकें और तैयारी व्यवस्थित रूप से आपकी हो।